यहाँ पर मैं बहुत ही चतुरता से बैठा हूँ। जो जादू करने वाली उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतनी हिम्मत लेकर कि उन उंगलियों को काट दूं, जैसे मौत कुशलतापूर्वक अपने अंदर समा लेती है। मैं अपने साथ ये काला नाग लेकर आया हूँ, दक्ष का। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। मेरे अशुद्ध आत्मा को फिर से शुद्ध करने के लिए तुम्हें मरना होगा। जैसा हमने सोचा शादी के लिए, वैसे ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, है ना जयराम? चाचा के यहाँ होते हुए मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ? इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं तुम्हें जबान दे सकता हूँ, लेकिन शादी की तैयारी के समय अगर तुमने अपने हाथ पीछे हटा लिए ना, तो मैं अपनी जबान वापस ले लूंगा। सीधी सी बात है, ये शादी तुम्हारे हाथों में है। अब लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है और पसंद भी कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये शादी हो जानी चाहिए। सही कहा तुमने। ये बहुत खुशी की बात है कि आपके घर से रिश्ता आया है, लेकिन हम भी खुश हो जाते अगर दहेज की रकम तय हो जाती। अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप तारीख फिक्स कर दीजिए। मिस्टर मापिला आ गए। अब इस शादी का सत्यानाश होने वाला है। हाँ, तो जो लेन देन है वो तो हम करेंगे जैसा कि हमने तय किया था। बस आपको सिर्फ तारीख हमें बतानी है। मैं कोई मदद करूं? अरे नहीं नहीं, इसे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कभी इसकी कमजोरी नहीं बनी। हमसे ज्यादा इसे पता है यहाँ के बारे में। अच्छा अच्छा। चलते हम जल्दी। आप लक्ष्मी, हाँ ठीक है। लक्ष्मी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भैया। यहाँ आ जा। तू खुश तो है ना बहन? तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, ठीक है? कैसी बात करते हैं? उस बापूजी के लिए क्या मैंने इस घर की जमीन गिरवी रखने के लिए कहा था? छोटी मोटी रकम नहीं है। 25 लाख रुपए मैंने अपने हाथ से गिनकर दिए हैं। उसको 2 साल हो गए हैं और अब जो रकम तुम लोगों को मुझे वापस करनी है बहुत बढ़ गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तुम मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं ये घर और जमीन बेच देता हूँ। मेरा पैसा काटकर जो बचेगा तुम्हें दे दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो। चाची जी, ये गोमती के हार और चूड़ियाँ हैं, उसको वापस कर दीजिए। जयराम, लड़के वालों की मांग सुनने के बाद मैंने देखा कि तुम बहुत ही सोच समझ कर बात कर रहे थे। लड़की ने जो गहने पहने थे या फिर जो भी पहन रखा था वो उसका अपना तो था नहीं। क्या तुम्हारे पास इस शादी के लिए उतना बजट है जो हमारे खानदान की आबरू को बरकरार रख सके? मैंने अपनी प्रॉब्लम पहले ही बता दी है। मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। तुम्हारी हालत कब ठीक रहती है बताओ? और आप तो जानते ही है ना, जब इसके पिता गुजर गए थे तब जयराम सिर्फ 20 साल का था, कन्नन 10 और लक्ष्मी सिर्फ 7 साल की। तब मंदिरों की सीढ़ियां धोकर और न जाने कितनी तकलीफें उठाकर उसने तुम दोनों को आज यहाँ तक पहुँचाया। हम लोग जो आज इस घर का खर्च उठा पाते हैं वो भी जयराम की कड़ी मेहनत की वजह से, और थोड़ा बहुत दुकान के भाड़े से आ जाता है। चाची ऐसा कुछ तू नहीं तो है। कुछ मत बोल। आपके पुराने किस्से बहुत हो गए, देर हो इसके पहले घर जाइए। और हाँ, पैसों की तंगी भला किसको नहीं रहती है? ये घर जायदाद हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है। जब हमने अपना घर किसी और के लिए मापिला के पास गिरवी रखा तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। बोलिए, खाना लगवा दो। मापिला अगले महीने घर को ताला लगाने आएगा तो हम रोड पर आ जाएंगे। हमने लड़के वालों को ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लक्ष्मी के नाम लिखवाने वाले हैं। बापूती और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैंने तब उसकी मदद की जब उसे जरूरत थी। तुम्हारे लिए लोन लेना आसान है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन हमारा क्या? बापूती मुझे धोखा नहीं देगा। हमने इस बारे में पिछले महीने उससे बात भी की। उसने वादा किया है कि वो दोहा से आते ही पैसे दे देगा। क्यों जयराम, आज भी तुम नाव से जाओगे? हाँ, कुमार, आज तुमने कोई मछली पकड़ी? नहीं, मैं यहाँ सवेरे से हूँ। 7 बज गए हैं। 10-15 मिनट में बोट आ जाएगी। लाओ मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई मछली फंस जाए। ये लो। क्या बात है जयराम, तुमने वादा किया था ना बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाओगे। अरे मैं आया तो था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम वहाँ फॉरेनर्स को एंटरटेन कर रहे हो तो मैं वहाँ से घर लौट गया। जानते हो कुरूप, ये मार्शल आर्ट वैसा ही है जैसा कि ये कलारी, नाच गाना और कथक कली।
शरीर और दिमाग के बीच का विज्ञान सीखने के बाद हमारे पूर्वजों को सालों लग गई इस आर्ट को सही बनाने और डिसिप्लिन में लाने के लिए। किसी भी आर्ट में परफेक्शन के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। देखो, हमारी परंपरा ये नहीं है कि हम मूवी स्टार्स या फॉरेनर्स के जैसे कपड़े पहने और अपनी तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें और अपनी पब्लिसिटी करें। कलारी कला में जो भी इंसान ट्रेंड हुआ है उससे सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे पकड़ लिए। ये तो कैट फिश है ना। तुम्हें कैसे पता चला कि ये कैट फिश है? वो क्या है कि मुझे बंसी के हिलने से ही पता चल जाता है। आ गया? कहाँ था इतनी देर से? कपूर की खुशबू हवा में है। कहाँ जा रहे हो पंडित? अरे जयराम, तुम? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अरे मैं तो अंधा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काफी दिन पहले इसने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे। इसे लगता है कि ये चुपचाप चला जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सही कहा, बिल्कुल। मैं अगले हफ्ते दे दूंगा ना। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे रुको, हाँ, मेरे लिए जाओ। भाई। चलो अपना सामान रखो, जल्दी। इसे भी रख दो बेटा। आराम से। ये सरासर झूठ है। क्या? ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। जयराम अंधा है, ये झूठ है। ये सब कुछ देख सकता है, पता है? ये ऐसे ही हम सबको पागल बना रहा है। गोपाल, तुम कहाँ जा रहे हो? नीलांबरी माता के मंदिर। नवरात्रि के दिन आ गए हैं ना। मुझे नीलांबरी सुने हुए काफी समय हो गया है। शाम का जो राग होता है उसे सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, वैसे कोची बहुत दूर है, वहाँ से बहुत समय लग जाता है। हाँ। हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। जरूर करनी चाहिए। ₹50 हुए। ठीक है। पाजी, पापा ने आपको चौथी मंजिल की बल्ब बदलने को कहा है। ठीक है, कल मैं इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा। कहाँ जा रही है तू? ट्यूशन। हाँ। पैसों का इंतजाम कर दिया क्या? नहीं कुंजिका। कितना देना है? अरे मैंने पूछा कितना देना है? यही कोई 26 के आसपास। हाँ, सिर्फ 26 रुपए मुझसे मांग लेता। नहीं, 26 लाख रुपए। क्या कहा? 26 लाख? और नहीं तो क्या, 26 रुपए के लिए कोई अपना घर गिरवी रखता है क्या? मल्लापुरम में ऐसा होता है? अच्छा, तुम आर्मी में क्लीनिंग स्टाफ में थे ना? हाँ, शायद इसीलिए चाइना ने इतनी जगह ले ली। तुम्हारे जैसे लोग वहाँ थे ना। ठीक है, इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज करने वाले हो? बार बार एक ही बात मत दोहराओ। मुझे कई घरों में जाकर यह सब पहुँचाना है। अच्छा, वो देवयानी है क्या इससे पहुँचाने के लिए? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है? क्या हुआ? उसके घर पे पुलिस वालों ने हंगामा किया है। क्या? उसका एक्स हस्बैंड माजिद हाँ, जो है वो। देवयानी का एक्स माजिद नहीं है, मधु है। मुझे उसका नाम नहीं पता। वो और उसका कोई एक दोस्त है पुलिस वाला, कल रात को पीकर हाँ। बहुत बड़ा हंगामा कर दिया उसके घर पर। फिर? उसका भाई, क्या तो नाम वो था सब उसका। छोड़ो ना, आगे बताओ। उसमें जितना दम था उनको मारा। सच में? फिर? बाद में वो भाग गया। मैंने सुना कि वो पुलिस वाला हाँ। बुरी तरह से घायल है। हाँ। तो उसके भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वाले बेंगलोर गए थे। क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पाए तो देवयानी को अरेस्ट कर लिया। फिर हमारे जज ने कई बार सोचा और उसे छुड़ाया। अब तुम ही बताओ, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग जयराम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग रमेश। अच्छा, ये बताओ, इतनी सुबह सुबह खाना कौन खाता है? हाँ? मामा जी, आपका इरादा क्या है ये जानना चाहता हूँ। तुम्हारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना, उसमें 1 करोड़ भी नहीं है क्या? उसमें से 25 निकाल के दे दो। अरे तुम्हारा भी तो भांजा है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं। लेकिन इनकी बेटी जरूर है। अगर लोगों को पता चल गया ना तो जस्टिस कृष्णमूर्ति का नाम खराब हो जाएगा। इनकी नाजायज बेटी जो है इसलिए छिपा के रखा है। हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारा पैसा उस नाजायज लड़की को दोगे? दीदी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि यहाँ आकर आप ऐसी बात नहीं करेंगी, क्यों? है ना? चलो मम्मी। हाँ? आ गया तू? ये क्या लाया है जयराम? आपके लिए आम लाया हूँ। पता नहीं है क्या कि मुझे डायबिटीज है? आप इसे खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर इसमें थोड़ी सी दही मिला लेंगे। जानते हैं, ये बहुत ही रेयर है। लेकिन उसके बारे में पता है, कुंजिका ने बताया। मैं जा रही हूँ। ठीक है। खाना फ्रिज में रख दिया है, दोपहर के खाने के टाइम तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ, वो सब मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें और जगह पर जाकर काम नहीं करना है क्या? अब तुम्हें जो मौका मिला है उसे गवाओ मत। रुको रुको, हाँ, ये लो, इसे सरदार जी के घर दे देना, और ये वकील साहब के लिए।
पिल्लई की दुकान 3 दिन तक बंद रहेगी। अगर इस महीने के राशन का लिस्ट दे देंगे तो मैं शाम से पहले खरीद लूंगा। अगर मैं 6 बजे के बाद काम पर नहीं रहूंगा तो सेक्रेटरी शेखर मुझे बहुत डांटेगा। हाँ, मैं तुम्हें कल दे दूंगा लिस्ट। ठीक है। लेकिन हमें दूसरी यात्रा पे जाना है। बताइए सर, कब जाना है? तुम बिजी नहीं हो तो ही कुछ सोच सकते हैं। तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से तो प्लान करेंगे। वो ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल आर.के. नायर मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं कुछ दिन पहले उससे मिला था। मैंने सुना है तुम वहाँ बच्चों को म्यूजिक सिखाते हो। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। जितना मैंने सीखा है मैं उससे उनकी मदद करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल वो जॉब तुम्हारे लिए परमानेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हो गया तो तुम लिफ्ट ऑपरेटर का काम छोड़ सकते हो। हाँ बस अभी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम प्लान समझ गए हो ना? हाँ ओके, नो वन विल नो। सी यू इन द इवनिंग। लव यू। तुम्हारी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है? क्या बात है? इतने दिनों से देख रहा हूँ रोज ये लेट होता है और रोज नए नए एक्सक्यूज देता है। आज क्या हो गया तुम्हें? तेरा बाप दीवार से गिर गया? अगर दोबारा मैंने कभी तुम्हें झाड़ू और बकेट के साथ देखा ना तो उसी समय तुम्हें काम से निकाल दूंगा, समझ गया? जयराम, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। 30 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये लो, वर्कशॉप से किसी को बुलाकर मेरी कार की बैटरी निकालने के लिए कहना और कभी कभी साफ करवा देना। चाबी ऑफिस में दे देना। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। जयराम, 4थे माले का पाइप चेक करवा देना। मुझे लगता है कहीं ब्लॉक है। भूलना नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है? आपको तो बहुत सारे काम दिए हैं ना। तू अपना काम खत्म करके स्कूल जा। अगर सफर इतना लंबा है तो किसी ड्राइवर को किराए पर ले आते। नहीं जयराम, ये सफर हमें आखिरी तक ले जाएगा। जिसकी मैंने बहुत पहले मदद मांगी थी उसे सावधानी से ही हैंडल करना होगा। बाहर वालों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, समझो बात को। सर, मेरे पास कुछ लॉटरी की टिकट्स हैं। 5 करोड़ का इनाम है सर। नहीं चाहिए सर, एक तो ले लीजिए सर। नहीं शुक्रिया सर आप मेरे पहले कस्टमर हो। ठीक है, प्लीज तो मुझे एक दे दो। हाँ। और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये बताओ, कैप्टन भास्कर कहाँ रहते हैं? कैप्टन, आप उनकी तो बात नहीं कर रहे हो जिन्होंने अंबेरी अच्छू को मारा था? मुझे वो सब तो नहीं पता, बस वो जेल में थे इतना ही पता है मुझे। हाँ, वो वही है। यहाँ से सीधा जाइए, रोड साइड में एक हैंडपंप दिखेगा, उसके ऑपोजिट में जो घर है ना वो उन्हीं का है। सर, यही घर है। हाँ। भास्कर? हाँ। आप कौन? भास्कर नाथ। जेल में जिसने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था वो था वासुदेव। उसे तुम जानते हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। हाय, चलो बेटा। Come, Nandini. Let's go. सर, लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। नहीं। जब हम वहां से जाकर वापस आए तो यहाँ भी एक ही गाड़ी हमारे आसपास से गुजर रही है। आपने महसूस किया? नहीं जयराम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों पूछा? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जयराम, मैं तुम्हें जब भी किसी सफर में लेके जाता हूँ तुमने आज तक नहीं पूछा कि क्यों, कि हम क्यों जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उसका आखिर मकसद क्या है। नहीं, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पूछा सर, यहाँ तक कि नंदिनी के बारे में भी। वैसे सर, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल तो हैं,
कि आप खुद को अपनी बेटी से क्यों छुपाते हैं? उसकी माँ कौन है? आप उससे मुझे रामचंद्र क्यों बुलवाते हैं? आप उसके हर सवाल के जवाब में मुझसे झूठ क्यों बुलवाते हैं? बहुत सारे सवाल मैं अपने अंदर लेकर आपके साथ चलता हूँ सर, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मुझे अच्छी तरह पता है कि जितना जानना चाहिए मैं उतना ही जानता हूँ। मुझे यकीन है कि जब सही वक्त आएगा तब सब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये बर्ताव ही है जयराम जो हमारे बीच के रिश्ते की कड़ी है। खून के रिश्ते में भी गुण नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ बता दूं जो जानना जरूरी है। आज से 14 साल पहले मैं हाई कोर्ट का जज था। वासुदेव नाम के एक नौजवान लड़के को मर्डर के चार्ज में लेकर आ गया था। वो अप्पू का बेटा था जो सेतु के ऑफिस में एक अकाउंटेंट था। वासुदेव पर सेतु की कामवाली के रेप और मर्डर का केस लगाया गया था। केस के फैसले से पहले वो चाहता था कि चेंबर में मैं उससे मिलकर कुछ बातचीत करूं। वो बहुत रोया, ये कहकर कि वो निर्दोष है, जब वो मुझे वहां मिला था। लेकिन जज होने के नाते मैं उस एविडेंस को नज़रअंदाज नहीं कर पाया जो उसके खिलाफ साफ नजर आ रहे थे। मैंने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। उसके बाद शर्म और बिना सहारे के उसके परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं वजह नहीं जानता था, इसलिए मुझे वहां जाना था। मैंने उसे पुलिस वाले के साथ खड़ा देखा। उसकी आंखों में ज्वालामुखी था और वो बहुत शक्तिशाली था, जिससे वो पूरी दुनिया में आग लगा सकता था। उसके तेवर बहुत अजीब थे। उन लाशों के सामने मेरा दिल भी बहुत भारी हो गया था। सच्चाई और न्याय की लड़ाई की वजह से वो बोझ मैं अभी तक अपने कंधों पर ढो रहा हूँ जयराम। वो बोझ मुझे अंदर ही अंदर कचोटता जा रहा है। मैं उससे अब तक उबर नहीं पाया हूँ। कई सालों के बाद फिर मैं रिटायर हो गया और अपने गांव वापस आ गया, तो मैं उसे ढूंढते हुए जेल गया। उस समय वो अपनी सजा काटकर बाहर निकल चुका था। वहां से मुझे पता चला कि अपने परिवार के लोगों की लाशें देखकर उसे शौक लग गया था और वो मानसिक तौर पर बीमार हो गया था और कुछ साल उसने मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे थे। ट्रीटमेंट के बाद वो वासु फिर से जेल में आया और उसने उस जेल की दीवारों को अपने शब्दों से भर दिया। मैंने वो पढ़ा। उसके उन अटपटे शब्दों में मुझे बहुत सारे छिपे हुए अर्थ मिले। मैं पछतावे से जूझ रहा था और खुद को शांत करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब भी उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। मैंने वासु को बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि मैं उसे कम से कम एक बार तो जरूर मिल लूं। वही सवाल और खोज अब तक जारी है। अरे सर, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? उसने बहुत पी थी क्या? ऐसा कुछ तो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है सर। मरने की वजह यह है कि वो ऊंचाई से गिरा है। ये आत्महत्या नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को क्यों दिया? क्योंकि उसके रिश्तेदार मोर्चा निकाल रहे हैं। पर जॉर्ज सर, उस एफआईआर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है?
वो जिस जगह से कूदा वहाँ पर उसके फुटप्रिंट उसके जूतों के नहीं है सर, वो किसी और के हैं। तो मुझे लगता है अरे, कि वो फुटप्रिंट्स FIR जिसने उसे कराओ धक्का जरा। दिया उसके हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो स्ट्रगल के निशान होने चाहिए। गंगा, तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया ना? हाँ, आज मेरा आखिरी दिन है। हाँ। ये देखो, मैं इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। किसी ने फोर्स नहीं किया, पर्सनल चॉइस थी। तुम चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो जॉर्ज, सारी डिटेल्स इसमें हैं। ये मर्डर्स 5 अलग जगहों पर हुए। पहला हुआ कोहिकूड़ के कार्तिक सेतु का। वो पिछले साल की दिवाली पर गैस एक्सप्लोजन की वजह से मरा। दैट वाज इन अक्टूबर। नेक्स्ट है ममपुरम के मस्जिद से लौटते वक्त डीवाईएसपी अहमद और उनकी पत्नी की मौत हुई। उनकी कार काडालुंडी नदी में गिर गई थी। उसके बाद है डॉक्टर जोसेफ चल्ला और उनकी बीवी, इनकी मौत थेक्काड़े बोट में हुई थी। ये देखो, एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर नाम्बियार अलुआ नदी में डूबकर मर गए। इस केस को मैंने अकेले ही इन्वेस्टिगेट किया था। सर, चाय। सी दिस, 3 दिन पहले ही यूएस से एक आईटी का स्टूडेंट इंडिया आया था। विजय कृष्णा, मिस्टर नाम्बियार का इकलौता बेटा था। अपनी ही बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। इस केस की जवाबदारी अब तुम्हारे हाथों में है। मिस्टर नाम्बियार मरने से पहले नशे की हालत में थे, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो आत्महत्या थी या एक्सीडेंट। और उसके 1 हफ्ते बाद ही उनका बेटा मर गया। उनके रिश्तेदारों के हिसाब से उसे ना तो कोई इमोशनल और ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और उसने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। लेकिन ये सब तो केरला में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर हुआ था। तो फिर गंगा, तुम इन सबको एक साथ कैसे जोड़ रही हो? क्योंकि ये सारे लोग अपनी फैमिली के साथ ही मरे हैं। एक और बात है, मरने वाले हर इंसान की पहली उंगली गायब थी, और जब हम मरने की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे तब किसी ने ये नोटिस किया। डू यू थिंक समबडी इज बिहाइंड दिस? इसीलिए तो मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस फाइल में और भी कुछ डिटेल्स हैं। इसे जला के खुद को बचा लीजिए सर। 9, 10, 11 हैं? ए बीरा, 1000 बार समझाना पड़ेगा, मेरा नाम बीरा नहीं वीरा है। वीरा वीरा। देख, हम सभी भगवान को एक ही तरह मानते हैं ना, अल्लाह, जीसस, अयप्पा। तो तेरा गलत नाम ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम अपनी माँ को बाप और बाप को माँ कह के पुकारोगे? वो सब छोड़, ये बताओ 11वें माले पे कोई फ्लैट खाली है क्या? हाँ, क्यों? कल रात को मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की लाइट जल रही है, ऐसा लगा। उस फ्लैट में? ये सच हो सकता है क्या? अरे वो देवयानी होगी कामोली, वो उस माले पे कई सारे फ्लैट्स की सफाई करती रहती है। आधी रात को कोई सफाई करता है क्या? सफाई तो सुबह 6 बजे हो जाती है। लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो 11वां माला है या छठा माला है? अब मैं इस बारे में पक्का कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगा तो मैंने बोल अरे दिया। भाई साहब छोड़ो ना, ये एक आदमी का नाम भी सही से नहीं ले सकता है, जानते हो? जानते हो ना, छठे माले पर फ्लैट नंबर 605 खाली है। अरे मिस्टर, चाचा उसे भाड़े पर देने की सोच रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं उसके सामने वाले फ्लैट में था, आम और पान के पत्ते अमलू को देने के लिए, तो मैंने कई आवाजें सुनी। सच में? मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो आवाज बंद हो गई। ये बहुत गलत बात है। पहले हम अपने गांव में अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह से जानते थे। जब से ये फ्लैट बन गए हैं तब से लोग अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर देते हैं। ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन अंदर रहता है, कौन नहीं रहता है। बहुत उलझन है। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सरदार जी की बेटी गायब है। 5 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर के लिए निकली थी, पर ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर पहुंची ही नहीं, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसी को मरीन ड्राइव भेजो उसको ढूंढने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर किसका प्रतिवाद चल रहा है? चुप, कहानी मत बना। अरे ये कोई कहानी नहीं है जयराम, तुम चाचा के बेटे को तो जानते हो ना, रवि। हाँ, रवि और सरदार की बेटी हमारे पार्किंग लॉट में एक बार किस करते हुए पकड़े गए थे। अगली बार मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। तुम अंधे हो लेकिन सुन तो सकते हो ना। वो तो अपनी स्कूटी से कहीं जाती है ना? हाँ, स्कूटी से जाती है। जाकर देखो वहाँ स्कूटी है क्या? हाँ, मैं जाके देखता हूँ। हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। आप लोग उसके दोस्तों को क्यों नहीं फोन करते? ये मोहम्मद कौन है? क्या मैटर है? मोहम्मद, हम सरदार की बेटी की बात कर रहे हैं और तू मोहम्मद बोल रहा है। जयराम, स्कूटी वहीं पर है क्या? कुंजिका, मेरे साथ आओ। हाँ। सरदार जी, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, आइए। कुंजिका, हाँ। चाबी लेकर आओ, चाचा से फ्लैट नंबर 605 की। ठीक है। तुम लोग दरवाजा क्यों खोलना चाहते हो? अंदर कोई नहीं है। अंदर कोई तो है सर, आप दरवाजा खोलिए। अरे बंद दरवाजे के अंदर कौन जा सकता है? हाँ? सर, दरवाजा खोलने में क्या आपत्ति है? आप एक बार खोल कर तो देखिए। ये भी ना। हाँ? बताओ क्या देखना है तुम्हें? जाइए, आप लोग अंदर अच्छी तरह देखिए। क्या पागलपन है? अरे एक एक हड़बड़ी करके क्यों कर जाओ, रहे हो? आराम से, कम आराम से। आराम से चलिए ना, चलो ना।
बैठ जाओ सब लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग भी। एसोसिएशन को मेरे बेटे की शादी तय करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे बेटे ने बहुत गलत काम किया है, मेरी बेटी ने नहीं। लगता है यहाँ पर पक्का झगड़ा होने वाला है। मैंने एक निर्णय लिया है कृष्णमूर्ति सर, कहने के लिए इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी सोसाइटी आपकी बहुत इज्जत भी करती है। मुझे लगता है आपका निर्णय बिल्कुल सही रहेगा। नहीं सर आप ही निर्णय लीजिएगा, ये हमने तय कर लिया है। देखो शेखर, तुम खुद ये तय कर सकते हो। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो चाहे तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। राय तो सुननी चाहिए। देखो, ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये दोनों इस उम्र तक पहुंच चुके हैं कि ये मैच्योर हैं और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तुम्हें किसी जरूरत नहीं है। क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ सर। बेटी तुम? तो ये बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके जिंदगी साथ बिताना चाहोगे? ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें अपनी औलाद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है? अलग राज्य, अलग भाषाएं, अलग संस्कृति, ये कैसे मुमकिन है? बेमेल शादी है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तुम्हें समझना चाहिए मेनन कि अगर हम कुत्ता खरीदते हैं, घोड़ा खरीदते हैं या गाय खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उनके लिए क्या देखते हैं? पेडिग्री टाइप का आइटम देखते हैं ना। पर यहाँ बात को समझो, रघुवीर सिंह का खानदान का अच्छा खासा नाम है और मेनन तुम्हारा भी, और इन बच्चों की भी इज्जत है। भाई क्या इतना काफी नहीं है मेनन? इसके अलावा मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाम को मेरे फ्लैट पर आ जाओ परिवार के साथ, तब हम डिस्कस करेंगे कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तुमको कुछ बताना है जयराम। क्या बात है सर? मैंने आज किसी को देखा। किसको? वासु जैसे इंसान को। क्या वासु? हाँ वासु ही था, लेकिन मैं उससे कुछ बात करवाता इससे पहले वो वहां से चला गया था। फिर? तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द से जल्द नंदिनी के हॉस्टल जाना चाहिए। जयराम ने जो तुम्हें नंबर दिया है, अगर तुम मुझे कॉल भी करोगे तो मैं नंदिनी के बारे में नहीं बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हारे रामचंद्र जी आए हैं। बोथ ऑफ यू हैव अ गुड वीकेंड। रामचंद्र जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी जैसी नाजायज बच्ची को कौन उठा के ले जाएगा? रामचंद्र ये जानना चाहता है कि तुम्हें नाजायज किसने कहा? लोग अगर आपको झूठा कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आपने बॉल कैसे पकड़ा? अरे वो ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक। आपने कितने सारे झूठ बोले हैं मुझसे। मम्मी को लेकर आओगे, पापा को लेकर आओगे, ये सब झूठ बोला है आपने मुझसे। जब आपने मुझे बलून और चॉकलेट दिया था तो मैं आपकी बातों पे भरोसा करती थी, पर ये नंदिनी अब बच्ची नहीं है, पता है ना आपको? सच में? इस बेचारे रामचंद्र को पता नहीं था कि हमारी गुड़िया नंदिनी बड़ी हो गई है। रामचंद्र, आजकल मैं आपसे कुछ नहीं पूछती। मैं आपसे और सवाल पूछकर तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं डरती हूँ कि आप यहाँ ना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये रामचंद्र वादा करता है कि कभी भी नंदिनी गुड़िया का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगली बार इस रामचंद्र के साथ एक और इंसान होगा। कौन होगा? नंदिनी गुड़िया के पिताजी। और मैं उनके हाथों में तुम्हारा कोमल हाथ देकर कहूंगा कि
आप इसे लेकर जाइए, मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। यो यो यो। हाँ, रामचंद्र जो बोल रहा है वो झूठ नहीं है, बल्कि वो तुम्हें जुबान दे रहा है। मैं ना एक अच्छी वाली गिफ्ट लाई हूँ और उसको मैंने बॉक्स में संभाल के रखा है। किसके लिए? रामचंद्र के लिए। हाँ, मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा को लेके आने वाले हैं ना, इसलिए। तो आपके लिए गिफ्ट तो बनता है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। वैसे भी इस नंदनी को पापा की जरूरत नहीं है। नंदनी के पास रामचंद्र जी है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जान लो कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ आएंगे। अरे जिसकी बेटी तुम्हारे जैसी हो, उसके लिए उससे अच्छा और क्या हो सकता है? झूठ, सरासर झूठ। ये रामचंद्र मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं। और आपने कहा था कि स्कूल में आके मुझे गाना सिखाएंगे और एन वक्त पे आप नहीं आए। अब सिर्फ 4 दिन बचे एनुअल डे के लिए, वो भी चला जाएगा। कौन कहता है कि वो चला जाएगा? मैंने कहा था ना कि रामचंद्र तभी वापस लौटेगा जब इस गुड़िया को गाना सिखाएगा। और मैं यहाँ पर गाना लेकर आया हूँ अपनी पॉकेट में। फिर से झूठ, गाना और पॉकेट। तुम्हें सुनना है? हाँ। सुनना है? सच में सुनना है। आइए यहाँ बैठ जाओ। हाँ, आप भी बैठ जाइए। हाँ। जैसा मैंने किया वैसा करना। हाँ, प्रोग्राम में सारे मेंबर्स आने वाले हैं। तुम्हारा जॉब परमानेंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे दूसरों में बांटोगे तो पुण्य मिलेगा। जब भगवान तुम्हें कोई कमी देता है तो उसके साथ कोई खूबी भी दे देता है। मैंने यहाँ हर एक बच्चे को देखा है। जहाँ तक अंधों की बात है, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी तरह है। जयराम, आज की क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ, गंगा आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? लॉ एंड ऑर्डर में ट्रांसफर होती है, कल से ज्वाइनिंग है, इसलिए सुबह से मैं किचन में बिजी थी। डैडी की कोई फेवरेट डिश है जो मम्मी बनाती थी, वही बनाने की कोशिश की, तो आज डैडी के लिए स्पेशल लंच लाई हूँ। आप बहुत लकी हैं जो गंगा जैसी बेटी मिली आपको। लकी हूँ। 6 महीने का समय दिया था। अगर कोई इसे पसंद है तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं खुद इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। ओहो, आप फिर से शुरू हो गए ना। चलिए खाना खा लीजिए, मैं शाम को आऊंगी। हाँ बेटी, तुम घर जा रही हो ना? हाँ। जयराम को भी छोड़ दो प्लीज। ठीक है। ठीक है सर। चलो। मैं आज इसको जान से मार दूंगा। तू कौन होता है पूछने वाला? हाथ शांत हो जा अब्दू। अब्दू किसको बोला? अब्दू नहीं, मधु नाम है इसका। मधु जो भी कोई हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये इज्जतदार लोगों की सोसाइटी है। हाँ, इज्जतदार। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है एसपी को। क्या कर लेगा वो मेरा? हैं? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? वापस आ गया ये मुझे परेशान करने के लिए। गुंडा कहीं का। गुंडा बोलती है मेरे? खबरदार, जो से हाथ लगाया तो पीछे हटो। तो तू ही है मेरी बीवी का होने वाला पति? हाँ, ये तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है। फिर तुम इस पर कैसे हक जता सकते हो? पूछने वाला तू कौन है? हाँ, अभी तो तूने बोला कि मैं तेरी बीवी का होने वाला पति हूँ। क्या बोला? अरे शांत हो जा मोहिद्दीन। मोहिद्दीन? अरे भाई तू साइड में आ जा। मोहिद्दीन नहीं है उसका नाम, पर उसका सही नाम तो बता दो। दुर्गा सलमा। मेरी बात तो मधु शांत हो जा। तमाशा क्यों कर रहा है? हम इस मैटर को तो बाद में भी सुलझा सकते हैं ना। लोगों के सामने अच्छा नहीं है सब करना। अभी जा रहा हूँ मैं। पुलिस या आर्मी के नाम पर मुझे डराने की कोशिश मत करना। तेरा वो कमीना भाई और ये अंधा जो है ना, जिस दिन हाथ लग गए खत्म कर दूंगा। हट, याद रखना। क्या देख रहा है? सर, आपने बैंक से इतने सारे पैसे क्यों निकाले? ये पैसा नंदिनी के नाम से मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था। मैं चाहता हूँ कि ये पैसा तुम उसके ऊटी वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। आप डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? नहीं, इस समय मेरे अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उससे कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे पिताजी को लेकर आऊंगा। सर, आपको चलना होगा। वहाँ मेरा आना खतरनाक हो सकता है। इन दिनों वासु मेरा परछाई की तरह पीछा कर रहा है और उसका एक ही उद्देश्य है, नंदिनी को ढूंढना। किस लिए? मैं अब तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। शायद तुम मेरा यकीन नहीं कर पा रहे हो। वो लोग जो वासु के टारगेट थे उनका खून हो चुका है, कई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से। ऐसा लग रहा है कि वो बदला ले रहा उन लोगों से जिसने उनकी फैमिली को मारा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम्बियार। अगर इन सब के पीछे वासु का हाथ है तो उसका अगला टारगेट मैं और नंदिनी हो सकते हैं। तुमने नहीं देखा? अभी दिखाता हूँ। लक्ष्मी की शादी की तारीख लड़के वालों ने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को शादी होनी ही चाहिए।
इतनी जल्दी? वही तो, लड़के की छुट्टी नहीं होगी। और ये बापूती का क्या करें? उससे बात नहीं हो पा रही। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, यही सच है। वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोगों को क्यों नहीं समझते हो भाई? जब बापूती मापिला के घर आया था तो वो तुमसे बिना मिले चला गया था। अगर उसको पैसे वापस देने का इरादा होता तो वो तुमसे एक बार जरूर मिलता ना। मुझे नहीं लगता कि पैसे वापस मिलेंगे। तू बस जाके शादी की तैयारी कर। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन पैसों का इंतजाम तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लो, इसे पकड़ो। क्या है इसमें? हाँ? सरदार जी ने दिया है शादी में पहनने के लिए। सबको दे रहे हैं नए कपड़े, अलग अलग रंग के। जयराम, रास्ते से हटिए। क्या हुआ? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इनसे सामान ले लो। लाइए, मुझे दीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए। मुझे दीजिए, आराम से। अभी तो खेल रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। पहले भी ऐसा हो चुका है। उस बच्चे के पिता कहाँ हैं? वो तो यहाँ कभी कभार ही आते हैं। दरअसल उनका अपना बिजनेस है, काम के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। सत श्री अकाल। और सर, आपके कारण ही हमारी बेटी की इज्जत बची है। और आज शाम को फंक्शन है, आप जरूर आइएगा और हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया। थैंक यू। देवयानी, हाँ? इसमें स्वीट्स है, ये तुम रख लो। सरदार जी ने बिल्डिंग के स्टाफ को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। मुझे भी उन्होंने घाघरा चोली दिया है। हाँ जयराम, हाँ सुनो, जब फंक्शन खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ, मैं कर दूंगा सर। आप इसे फिलहाल संभाल कर रखिए। अब जयराम, इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। अगर सिर पर पगड़ी लगा दे तो बिल्कुल सरदार जी लगोगे तुम। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे दिखाई थोड़े देता है। जज करके देख लो ना। पता है, वहाँ एक पंजाबी लड़का मुझे पंजाबन समझकर मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा था, और जब मैं हिंदी बोलने लगी तो भाग गया। उसने अपनी जान बचा ली। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ। सच सच बताना। हाँ। वो क्या? पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पहले से ही पता था। लेकिन अगर इसके साथ चटनी होती ना तो इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता। इससे खाने में मजा आ जाता। जो अप्पम आटे से बनता है वो मैदे से ज्यादा अच्छा होता है। ओहो, मैं तुमसे अपने बारे में पूछ रही हूँ, इस अप्पम के बारे में नहीं, समझे? तुम मेरी इसके साथ बराबरी कर रहे हो। फ्लर्ट मत करो, जाओ मेरे लिए करी लेकर आओ। ये लो। वैसे अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो उस दिन मेरे पति से मुझे क्यों बचाया? अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो वो तुम्हें वहीं पर मार देता। देखो, यही वजह है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं एक सेल्फी लेती हूँ। सेल्फी? मुझे तुम्हारी कुल्फी नहीं चाहिए, मैं खुद ही खा सकता हूँ। प्लीज तुम जाओ, औरतों के साथ बैठो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में कुछ बोले। अरे तुम देखा हमने कहाँ कहाँ ढूंढा? तुम्हें ठीक से ढूंढना चाहिए था ना। हमने तो ढूंढा था। एक फोटो निकालो ना कुंजिका। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। क्या कर रही हो? हाथ हटाओ ना। हाँ, आप लोग इधर। आप लोग हटिए। अरे हाँ, छोड़ो मुझे। हाँ। तुम क्यों यहाँ बीच में आ रहे हो? इतना पास मत आओ। सीधे खड़े रहो। रेडी? अरे थोड़ा स्माइल तो करो। हाँ, ठीक है। देखो देखो। देखो कितनी अच्छी है। जयराम भैया, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसे कपड़ों पर काम वाली लगती ही नहीं। क्यों ना तुम उससे शादी कर लो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तू कुंजिका की बातों को सपोर्ट मत कर। ऐसा खाना कभी कभी मिलता है, जा खाना खा और घर जा। अरे डोसा के अलावा घी राइस या चिकन बिरयानी नहीं है क्या? सरदार की बेटी की शादी में चिकन बिरयानी? क्यों, सरदार लोग चिकन नहीं खाते हैं क्या? अरे क्यों ना हम ये सिंह से पूछ लेते हैं। आओ। सिंह कौन? अरे मोहम्मद सिंह। वो कौन है? अरे नहीं, जाओ ना। मूर्ति सर,